हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मेरा नाम है रोहित सरीवाल और आज हम लोग अपनी नोट्स ऐप के फ्रंट एंड को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये उस नोट्स ऐप के फ्रंट एंड का एपिसोड नंबर 2। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने थोड़ी सी फंक्शनैलिटी बनाई थी। वैसे तो हमने ज़्यादा यूआई पे ही काम किया था, लेकिन हमने बस थोड़ा सा एंड में एक ऐड का फंक्शन बना लिया था जिसमें हमारा नोट ऐड हो पा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपडेट बनाएंगे, डिलीट बनाएंगे और साथ के साथ एपीआई से जो भी हमारा कनेक्शन होगा वो सब करेंगे। और उसके बाद अपने लास्ट एपिसोड में यानी कि जो हमारा थर्ड एपिसोड होगा उसके अंदर जो भी थोड़ा फाइनलाइजिंग होगी वो सब कर लेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा रिवीजन अभी तक हमने क्या बना लिया वो देख लेते हैं। तो अभी तक हमारी ऐप कुछ ऐसी दिख रही है, ये हमारा होम पेज है और यहाँ पे अगर मैं नया नोट ऐड करता हूँ तो ऑलरेडी मैं टाइटल पे फोकस्ड होता हूँ। अगर मैं कुछ नया टाइटल यहाँ पे डालता हूँ, मान लो माई न्यू नोट, और उसके बाद मैं कुछ नोट लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ टिक करता हूँ तो वो नोट मेरा सेव हो जाता है। अभी के लिए ऐसे एपीआई में सेव नहीं हो रहा है, यानी कि मेरा जो डेटाबेस है मोंगोडीबी का उसके अंदर ये चीज़ सेव नहीं हो रही है। ये अभी मेरे पास ऐसी प्रोवाइडर के अंदर एक लिस्ट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये नोट्स प्रोवाइडर के अंदर इस लिस्ट ऑफ नोट में ये नोट्स नाम से लिस्ट है, तो इसके अंदर ये चीज़ स्टोर हो रही है। लेकिन अगर मैं इस ऐप को रीलोड करूँगा अभी तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटाबेस के अंदर अभी तक कुछ भी डेटा वगैरह नहीं है और ना हमने उसे फैच किया है, तो इसलिए वो खाली है। लेकिन अगर मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली में हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा फोकस आज की वीडियो में है, सबसे पहला फोकस है हमें ये अपडेट और डिलीट का फंक्शंस बनाने, ठीक है। यानी कि अभी भी एपीआई से कोई कनेक्शन नहीं होगा, हम रीलोड करेंगे तो डेटा गायब हो जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा अपडेट और डिलीट भी वर्क करेगा, यानी कि अगर मैं डिलीट करूँगा तो मेरे इस नोट्स वाली एरे में से डेटा डिलीट होगा, अगर मैं अपडेट करूँगा तो इस नोट्स वाली एरे में डेटा मेरा अपडेट भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने अपडेट नोट वाले फंक्शन से, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक बार एक नोट ऐड कर लिया, मान लो ये सैम्पल नोट मैंने यहाँ पे ऐड करा। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर टैप करूँ तो मैं वापस इसी वाले पेज पे आ जाऊँ, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैं उस पर टैप करूँगा तो मैं वापस इसी वाले पेज पे आ जाऊँगा। और उससे क्या होगा, उससे मेरा टाइटल पहले से लिखा होगा, मेरा नोट भी पहले से लिखा होगा। फिर मैं उनके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहूँ वो मैं चेंजेस उसके अंदर कर सकता हूँ। उसके बाद टिक पे टैप करूँगा तो वो मेरा नोट अपडेट हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है। नया ऐड करूँगा तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे आएगा, एक और उसकी टाइल बन जाएगी। वो नहीं करना है, हमें उसे अपडेट करना है, ठीक है। उसी के अंदर अपडेट कर देना है। तो अपने अपडेट नोट वाले फंक्शन को सबसे पहले बनाएंगे हम इस प्रोवाइडर के अंदर। तो अपडेट नोट के लिए हमें एक नोट भी लगेगा, ठीक है। तो हम वहाँ से एक नोट उसे पास करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा नोट नोट, ठीक है। यानी कि इस वाले नोट को हमें करना है अपडेट। अब मैं इंडेक्स उठाऊंगा सबसे पहले, यानी कि मेरा ये वाला जो नोट मैंने उसे पास किया है वो इस नोट्स वाली एरे में कहाँ पे है, ठीक है। यानी कि क्या इंडेक्स है उसका, तो सबसे पहले वो उठाएंगे। तो इंट इंडेक्स ऑफ नोट ले लेंगे। अब मेरे को इस नोट्स वाली एरे में इस वाले नोट का इंडेक्स ढूंढना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नोट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, मुझे यहाँ पे उसे एलिमेंट देना है। तो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट मैं बताता हूँ, एलिमेंट है हमारा नोट्स डॉट फर्स्ट वेयर, ठीक है। नोट्स डॉट फर्स्ट वेयर, जहाँ पे भी हमारे एलिमेंट की आईडी, ठीक है, जहाँ पे भी हमारे इस एलिमेंट की आईडी इक्वल होगी हमारे नोट के आईडी के, ठीक है। तो मैंने उसका इंडेक्स उठा लिया इंडेक्स ऑफ नोट के अंदर। अब मैं इस इंडेक्स ऑफ नोट को यूज़ करके अपने नोट को कर सकता हूँ अपडेट। वो कैसे, मैं लिखूँगा नोट्स इंडेक्स ऑफ नोट और ये इक्वल कर दूंगा अपने नोट के, ठीक है। यानी कि जो मैंने नोट उसे पास किया है, तो नोट्स वाली लिस्ट में जो भी इस वाले इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट होगा उसकी जगह अभी ये नया नोट आ गया, यानी कि मेरा उसी नोट का अपडेटेड वर्जन है अभी है। एक बार मेरी ये चीज़ अपडेट हो गई यहाँ पे, इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा नोटिफाई लिसनर्स को। अब सेम चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन हम लगा सकते हैं डिलीट के अंदर भी। वो कैसे, इसे यहाँ पे भी हम देंगे एक नोट और फिर सेम यही कोड करेंगे, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब इंडेक्स हमने उठाया एक बार, ये चीज़ हमारी सेम रहने वाली है। हमें बस इस अपडेट की जगह हमें क्या करना है, हमें नोट्स में से रिमूव कर देना है ऐड। रिमूव ऐड से मतलब एक इंडेक्स पे रिमूव करना। तो मैं यहाँ दे दूंगा इसे इंडेक्स ऑफ नोट। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इंडेक्स उठाएगा, ठीक है, एलिमेंट की आईडीज़ को मैच करा के। उसके बाद नोट्स वाली लिस्ट में से रिमूव कर देगा जो भी उस वाले इंडेक्स पे चीज़ होगी, ठीक है। यानी कि मेरा नोट जो है डिलीट भी हो जाएगा। तो नोट्स प्रोवाइडर के अंदर मेरा ऐड अपडेट डिलीट तीनों के फंक्शंस आ चुके हैं। अब मुझे यही चीज़ यानी कि ये दो नए फंक्शंस अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर टैप करूँ, ठीक है, जो मेरा नोट है जैसे ही मैं इस पर टैप करूँ तो ये यहाँ पे ऐसे खुल जाए, ठीक है। यही वाला पेज जो हमारा ऐड वाला पेज है, तो अपडेट के लिए भी वही खुलेगा, सेम चीज़ है।
अगर तुम नया पेज बनाना चाहते हो तो नया भी बना सकते हो, लेकिन यूआई मेरा सेम ही रहने वाला है, तो मैं इसी कोड को रीयूज़ करूँगा, ठीक है, यानी इसी पेज को रीयूज़ करूँगा, बस अपनी कुछ वैल्यूज़ देके। वो कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इस टाइल को टैपेबल बनाना है। तो इस ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पे ये रहा हमारा कंटेनर। इस कंटेनर को मैं रैप कर दूंगा एक गेस्चर डिटेक्टर में। अब यहाँ पे ऑन टैप मेरे को मिल जाएगा और साथ के साथ ऑन लॉन्ग प्रेस भी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए यही दो हमें चाहिए। तो ऑन टैप में मैं चाहता हूँ ये चीज़ अपडेट के लिए पेज ओपन हो, और ऑन लॉन्ग प्रेस पे ये चीज़ डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अपडेट का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो उसे बाद में करेंगे। पहले इस नोट को कर लेते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए सिंपली मैं अपने इस नोट्स प्रोवाइडर को एक्सेस करूँगा, ठीक है, नोट्स प्रोवाइडर डॉट डिलीट नोट, ठीक है। डिलीट नोट में जाके मुझे इसे एक नोट पास करना है। अब वो नोट कौन सा है, ये रहा मेरा करंट नोट। तो मैं यहाँ से सिंपली करंट नोट को पास कर दूंगा। तो अब अगर मैं इस नोट को लॉन्ग होल्ड करके रखूँगा, यानी कि लॉन्ग प्रेस करूँगा इस पर, देखो तो मेरा नोट जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको रीलोड करूँ, ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास एक भी नोट नहीं है। अगर मैं एक दो नोट ऐड करूँ, मान लो ये मैंने रैंडम एक नोट ऐड कर दिया, एक और कर देते हैं, तो ये आ गए मेरे दो नोट्स। अब मैं इनमें से जो भी चाहूँ उसे कर सकता हूँ डिलीट, ठीक है। बस मेरे को लॉन्ग प्रेस करना है और वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब ऑन टैप पे मैं क्या चाहता हूँ, ऑन टैप पे मैं चाहता हूँ मेरा वो ऐड न्यू नोट वाला पेज ओपन हो जाए। तो सबसे पहले उसे ओपन करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट क्यूपर्टिनो पेज राउट आ जाएगा मेरा। इसके अंदर आएगा मेरा बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, ये क्या हो गया, और इस फंक्शन से मैं रिटर्न करूंगा क्या, अपना ऐड न्यू नोट पेज, ठीक है। तो बेसिकली सेम उसी पेज पे हम जा रहे हैं वापस से, और कुछ भी यहाँ पे हम अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो गया शायद। तो क्यूपर्टिनो पेज राउट हमने यहाँ पे लगा लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं उस पर टैप कर रहा हूँ यानी कि अपने नोट पे, तो मैं ऐड न्यू नोट वाले पेज पे जा रहा हूँ। तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो सेम टू सेम मेरा वही पेज ओपन हो गया, जो कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने कहा ही उसे वो, तो उसने वही चीज़ की हमारे लिए। लेकिन मैं इसे ऐसे ओपन नहीं करना चाहता। अब जब मैंने इसे अपडेट के लिए ओपन करा, तो मैं नहीं चाहता कि ये टाइटल मेरा ऑलरेडी फोकस्ड हो, ठीक है। मैं इसमें से कुछ भी फोकस नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इस ऐड न्यू नोट पेज पे जाने के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ भी पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने ऐड न्यू नोट पेज पे, और यहाँ पे ऊपर डिफाइन करते हैं कुछ वैल्यूज़। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक बूलियन, जो कि मुझे बताएगा कि मैंने अपने पेज को अपडेट के लिए ओपन किया है या फिर नहीं, ठीक है, यानी कि बूल इज़ अपडेट। और ये चीज़ रिक्वायर्ड रखूँगा मैं, ठीक है, यानी कि मैं हमेशा पता लगाना चाहता हूँ कि वो अपडेट के लिए ओपन हुआ है या फिर नहीं। तो इज़ अपडेट ले लिया हमने। साथ ही साथ अगर वो अपडेट के लिए है तो हमें ऑफकोर्स एक नोट का इंस्टेंस भी चाहिए होगा, यानी कि नोट की डिटेल्स भी चाहिए होंगी। तो नोट आ जाएगा हमारा नोट। लेकिन ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐड के लिए ओपन कर रहे हैं तो उस केस में हमें नोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस डॉट नोट यहाँ पे दे देंगे। अब ऑफकोर्स इसे हमें नलेबल बनाना पड़ेगा, ताकि हम उसे रिक्वायर्ड के बिना भी यहाँ पे डाल सकें नेम्ड पैरामीटर्स के अंदर। तो ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कर दी डिफाइन। अब इस अपडेट और इस नोट के बेसिस पे मैं अपने इस यूआई को जैसा चाहूँ वैसा दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऑटो फोकस हटाता हूँ अपने टाइटल का। तो टाइटल के ऑटो फोकस को मैं करूँगा क्या, कि अगर मेरे विजेट डॉट इज़ अपडेट इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर इज़ अपडेट की वैल्यू ट्रू है तो मैं ऑटो फोकस को कर दूंगा फॉल्स, और अगर वो नहीं है ट्रू, यानी कि वो फॉल्स है, तो ऑफकोर्स उसे रहने दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। अब ये चेंजेस देखने के लिए मेरे को अपने इस होम पेज पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इस ऐड न्यू नोट पेज के अंदर दो डिटेल्स देनी पड़ेंगी। पहला क्या, पहला तो मेरा इज़ अपडेट, इसे मैं कर दूंगा ट्रू, और दूसरा मेरा नोट जो कि है मेरा करंट नोट, ठीक है। सिंपली इतना हमें करना है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नीचे भी था एक और जगह पे जहाँ पे हमने ये कॉल किया था पेज, ये रहा। तो इसके अंदर भी देते हैं इसे इज़ अपडेट फॉल्स। ऐड न्यू के लिए ये देखो फ्लोटिंग एक्शन बटन से कॉल हो रहा है, तो ये न्यू नोट ऐड करने के लिए, तो ये अपडेट तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे फॉल्स कर दिया।
लेकिन यहाँ पे वो अपडेट के लिए है, तो उसे मैंने इस अपडेट को ट्रू कर दिया और उसके नोट भी पास करा दिया। तो अब अगर मैं ऐप को रीलोड करूँ, ठीक है, तो मेरा डेटा जो है गायब हो गया। एक नया नोट ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। तो माई न्यू नोट, दिस इज दी कंटेंट। ठीक है, मेरा नोट ऐड हो गया। अब अगर मैं इस नोट के अंदर जाऊंगा तो देखो मेरी जो टाइटल वाली फील्ड है वो ऑटो फोकस नहीं हुई। ठीक है, अपने आप मेरा कीबोर्ड जो है नहीं आया। लेकिन अगर मैं नया ऐड करूंगा तो देखो वो ऑटो फोकस हो गई। ठीक है, अब सेम इसी की तरह हमें अब क्या करना है, हमें टाइटल और नोट के अंदर उनको टेक्स्ट दे देना है। ठीक है, हमारा टाइटल का जो कंट्रोलर है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ इस ऐड न्यू नोट वाले पेज में एक टाइटल कंट्रोलर है और एक कंटेंट कंट्रोलर है। तो अगर हमारे पेज का इज अपडेट ट्रू है, ठीक है, यानी कि वो अपडेट के लिए ओपन हुआ है, तो मैं इस नोट की डिटेल्स इन दोनों के अंदर डाल सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ पे लिखूँगा इनिट स्टेट। इनिट स्टेट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ विजेट डॉट इज अपडेट, ठीक है, यानी कि अगर मेरा विजेट इज अपडेट है तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने टाइटल कंट्रोलर को करूँगा सिलेक्ट और फिर उसके टेक्स्ट को मैं इक्वल करूँगा किस चीज़ के, अपने विजेट डॉट नोट डॉट टाइटल के। ठीक है, अब ये नोट भी नल हो सकता है और ये टाइटल भी, तो साथ के साथ दोनों में नल चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम चीज़ करूँगा मैं कंटेंट के लिए, तो कंटेंट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू विजेट डॉट नोट डॉट कंटेंट। ठीक है, तो इनिट स्टेट होते ही अगर मेरा विजेट जो है इज अपडेट होगा तो मेरे टाइटल वाली फील्ड के अंदर और कंटेंट वाली फील्ड के अंदर दोनों के अंदर डेटा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बैक करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, तो देखो मेरा डेटा जो है ऑलरेडी फिल्ड है और मेरा जो ऑटो फोकस है वो फॉल्स हो रखा है। देखो, तो ये अपडेट के लिए इस तरह से ओपन हो रहा है। अगर मैं न्यू ऐड करूँगा तो वो ऑफकोर्स ऐसे ओपन होगा। तो ये बन गया हमारा नोट वाला पेज। ठीक है, अब हमारा डेटा आ चुका है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस टिक पे टैप करूँ तो ये चीज़ ऐड ना हो, ये चीज़ अपडेट हो। ठीक है, ये ऐड न्यू नोट वाला फंक्शन अभी के लिए यहाँ पे हो रहा है कॉल, ये देखो यहाँ पे। तो इसको मैं रैप कर दूंगा एक इफ एल्स में। कैसे? इफ विजेट डॉट इज अपडेट, यानी कि अगर मेरा विजेट जो है इज अपडेट है तो उस केस में तो मैं यहाँ पे करूँगा अपडेट। लेकिन अगर वो इज अपडेट नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं करूँगा ऐड न्यू नोट। तो अब लिखते हैं अपनी अपडेट वाली कमांड। ठीक है, इस अपडेट वाली कमांड के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपने प्रोवाइडर को करना है सिलेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नोट्स प्रोवाइडर, इसे कर देते हैं लिसन फॉल्स, और इसके अंदर मुझे एक फंक्शन को कॉल कर देना है बस, वो कि हमारा अपडेट नोट। ठीक है, और इस अपडेट नोट के अंदर मेरे को क्या देना है, इस अपडेट नोट के अंदर मुझे देने हैं अपने विजेट डॉट नोट। ठीक है, और ये नल हो सकता है तो यहाँ पे नल चेक लगा दूँ। तो अब मैंने क्या करा, जो मेरे को ऊपर से नोट मिला था मैंने वही नोट वापस यहाँ पे पास करा दिया। तो इस चीज़ से कोई एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक्चुअल में इससे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ने वाला, इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम टू सेम नोट मैंने फिर से उसे पास कर दिया। तो जब उसके अंदर कोई अपडेट था ही नहीं तो अपडेट का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो मेरे को इस वाले विजेट डॉट नोट के अंदर इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, विजेट डॉट नोट डॉट टाइटल को मैं इक्वल कर दूंगा टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा अपडेटेड टेक्स्ट होगा इसके अंदर वो मेरे टाइटल में आ जाएगा। और सेम चीज़ मैं करूँगा अपने कंटेंट के लिए, तो विजेट डॉट नोट डॉट कंटेंट इक्वल टू कंटेंट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज़ अपडेट हुई और फिर मैंने इस नई वैल्यूज़ के बारे में अपने प्रोवाइडर को भी बता दिया। ठीक है, प्रोवाइडर डॉट अपडेट नोट विजेट डॉट नोट। इसके बाद एट द एंड जैसे कि हम ऐड करने के बाद नेविगेटर को पॉप कर रहे हैं, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा नेविगेटर डॉट पॉप। अब तुम क्या कर सकते हो, जैसे हमने ऐड न्यू नोट के लिए एक फंक्शन बना लिया था अलग से ऊपर यहाँ पे, ऐसे ही हम अपडेट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, अपडेट नोट और यहाँ नीचे की ये चारों लाइनें उसके अंदर कर देंगे हम पेस्ट और फिर इस अपडेट नोट को कर लेंगे यहाँ से कॉल। ठीक है, तो अगर हमारा विजेट का इज अपडेट ट्रू होगा तो हमारा अपडेट नोट कॉल होगा, अगर इज अपडेट फॉल्स होगा तो ऐड न्यू नोट कॉल होगा।
और अपडेट नोट में आते ही वो टाइटल कंटेंट दोनों की अपडेटेड वैल्यूज़ ले लेगा, ठीक है, टाइटल कंट्रोलर और कंटेंट कंट्रोलर में से। उसके बाद अपने प्रोवाइडर का अपडेट नोट हमने कॉल करा, उसको नोट पास किया, फिर एट द एंड अपडेट होते ही हमने नेविगेटर को कर दिया पॉप। ठीक है, तो अब देखते हैं ये सब एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। तो अभी के लिए क्या है, माई न्यू नोट, दिस इज़ द कंटेंट, इसे मैं ओपन करूं और यहाँ पे इसका टाइटल अगर मैं चेंज कर दूं तो रीनेम्ड लिख देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसे अपडेट किया तो देखो वो अपडेट हो गया। अब अगर मैं नया ऐड करना चाहूँ, न्यू नोट फिर कुछ भी लिख दूँ रैंडम, तो देखो ये नया नोट ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं उसे ही फिर से रीनेम कर दूँ, रीनेम 2 कर देता हूँ, तो देखो वो रीनेम्ड 2 हो गया। और ऑफ कोर्स डिलीट तो हमारा वर्क पहले से ही कर रहा है, वो हमने पहले ही लगा लिया, तो लॉन्ग प्रेस पे मेरी चीज़ें जो है डिलीट हो जाएंगी। अब एक छोटी सी चीज़ हमें क्या करना है, अगर मेरे पास कोई भी नोट नहीं है, ठीक है, यानी कि मेरे पास कोई भी नोट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखा दूंगा, ठीक है, कि नो नोट्स येट या फिर ऐसा कुछ, तुम कुछ भी मैसेज दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो उस चीज़ के लिए मैं जाऊँगा अपने होम पेज पे और यहाँ इस ग्रिड व्यू से पहले हम चेक करेंगे कि मेरे नोट्स प्रोवाइडर की नोट्स की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि अगर मेरे नोट्स में एक्चुअली नोट्स हैं तो ही ये मेरा ग्रिड व्यू आए, नहीं तो क्या आएगा, नहीं तो मैं सेंटर में दिखा दूंगा एक चाइल्ड जिसका टेक्स्ट होगा नो नोट्स येट। तो ये आ गया मेरा नो नोट्स येट वाला मैसेज। अगर मैं नया नोट यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो वो चीज़ गायब हो जाएगी और मेरा नोट आ जाएगा। अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो फिर से नो नोट्स येट आ जाएगा। तो ये हो गया, अब हमारा नोट ऐड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, लेकिन ये सब अभी भी MongoDB के अंदर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डेटा जो है सेव नहीं हो रहा है ठीक से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब बारी आती है हमारी इस वीडियो की मेन चीज़ की, जो कि हमारा API को अपनी ऐप से कनेक्ट करने का। तो API को हैंडल करने के लिए मैं अलग से एक फाइल बनाऊंगा, उसका मैं नाम रखूंगा API सर्विसेज। तो उसको हम डालेंगे सर्विसेज वाले फोल्डर में, तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज। इसमें आ जाएगी मेरी API_service.dart। तो यहाँ बना लेते हैं क्लास API सर्विस। अब API को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक URL होगा, उसका एक बेस URL होगा जो कि हर एक URL के अंदर सेम होने वाला है। तो वो ले लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग हमारी बेस URL, इसको मैं इक्वल कर दूंगा अपने बेस URL के। अब हमारा बेस URL हम कहाँ से उठा सकते हैं, अपने Heroku के डैशबोर्ड पे से। तो ये रहा मेरा Heroku का डैशबोर्ड, यहाँ पे मैंने अपनी वो ऐप ओपन कर रखी है, ये रैंडम नाम वाली हमने एक ऐप बना ली थी। तो यहाँ पे देखो ये ZZZ लिखा आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो ऐप है वो स्लीप हो रखी है। तो अगर तुम अपनी Heroku ऐप को थोड़े टाइम तक यूज़ नहीं करते हो, यानी कि उस पर कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं आती है, तो ऑटोमेटिकली ये स्लीप हो जाती है तुम्हारे आवर्स बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि तुम्हें Heroku में कुछ लिमिटेड आवर्स मिलते हैं एक फ्री अकाउंट के अंदर, तो तुम्हारी ऐप जो है ऑटोमेटिकली स्लीप हो जाती है ताकि तुम्हारे आवर्स वेस्ट ना हो, ठीक है। अगर तुम इसको फिर से वेक करना चाहते हो तो तुम्हें बस सिंपली इसे ओपन करना है, यानी कि अगर तुम उस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन कर लोगे एक बार, तो तुम्हारी ऐप जो है अस्लीप से अवेक हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो अब अवेक हो चुकी है। अगर मैं इसे फिर से रिलोड करूँगा तो देखो मेरा स्टेटस कोड आ गया और मैसेज आ गया API वर्क्स, ठीक है। और यहाँ पे भी इस पेज को भी अगर मैं रिलोड करूँगा तो देखो वो ZZZ का साइन यहाँ से जा चुका है, यानी कि मेरी API अब लाइव है फिर से, ठीक है। वो अस्लीप हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई थी, तो अब वो फिर से अवेक है और उस पर रिक्वेस्ट मैं भेज सकता हूँ। तो ये रही वो चीज़। तो अब बारी आती है रिक्वेस्ट भेजने की। तो अपना बेस URL हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ये मैंने कर लिया बेस URL को कॉपी। तो यहाँ पे /notes लगा के इसे छोड़ देते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जो कि करेगा मेरे नोट को ऐड, ठीक है। void add note, इसे दे देते हैं एक नोट, ठीक है। हमने इसे नोट पास करा दिया और उस नोट वाली फाइल को कर लेते हैं इंपोर्ट। अब मैं चाहता हूँ इस नोट को मैं अपने इस बेस URL प्लस मुझे क्या करना है /add। तो एक बनाते हैं नई URI, ठीक है, URI रिक्वेस्ट URI डॉट पार्स करेंगे और इसको देनी होती है हमें एक स्ट्रिंग। तो मैं बेस URL के अंदर प्लस कर दूंगा /add, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके बाद मैं इस रिक्वेस्ट URI पे भेजूंगा एक
पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यानी कि उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा http/http.dart एज http, ठीक है। इसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ http.post, ठीक है। और इसे मेरे को यहाँ पे देना URL, तो इसे दे देते हैं अपनी रिक्वेस्ट URI, ठीक है। तो मैं इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, अपने डेटा की जो भी मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब इसके साथ साथ मुझे इसे कुछ डेटा भी भेजना है, ठीक है। तो मेरा डेटा क्या होने वाला है, मेरा डेटा होने वाला है मेरा ये वाला नोट, ठीक है। इस नोट को मुझे जेसन में करना पड़ेगा कन्वर्ट, ठीक है, यानी कि मैप के अंदर एक स्ट्रिंग डायनामिक मैप जो हमारा होता है, तो उसके लिए मेरे पास एक टू मैप नाम का फंक्शन ऑलरेडी है उस मॉडल के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बॉडी में मैं सेंड कर दूंगा note.toMap, ठीक है। अब ये जो पोस्ट है ये टाइप फ्यूचर का है, तो मेरे को इसे अवेट करना पड़ेगा, और अवेट यूज़ करने के लिए अपने फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। तो अब इस पोस्ट से हमें मिलेगा एक रिस्पॉन्स, तो उस रिस्पॉन्स को मैं स्टोर कर लूँगा एक वेरिएबल रिस्पॉन्स में, और फिर इस रिस्पॉन्स को कर लूँगा मैं डिकोड, क्योंकि वहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो तो जेसन में होगा। तो हम एक वेरिएबल डिकोडेड लेके जेसन डिकोड कर देंगे रिस्पॉन्स की बॉडी को, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्स में जो भी हमें बॉडी मिली है उसको मैं डिकोड करके इस डिकोडेड में स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर लॉग कर दूंगा decoded.toString, ठीक है। यानी कि जो भी मेरे को रिस्पॉन्स मिला है वो मैं यहाँ पे ला दूंगा। तो मेरी API सर्विस का पहला फंक्शन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। void add note जो कि एसिंक है, तुम चाहो तो इसे फ्यूचर void भी बना सकते हो ताकि तुम इसको भी अवेट लगा सको, ठीक है। इस ऐड नोट के आगे अवेट लगा के तुम इसे यूज़ कर सको। तो ये बन गया मेरा ऐड नोट वाला फंक्शन। ऑफकोर्स इसे मार्क कर देना स्टैटिक ताकि तुम इसे यूज़ कर पाओ बिना इंस्टेंस बनाए। तो इस ऐड नोट वाले फंक्शन को अब हम यूज़ करेंगे अपने नोट्स प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। अभी के लिए हमारा जो नोट ऐड हो रहा है वो सिंपली हमारी नोट्स वाली लिस्ट में हो रहा है, लेकिन API में नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नोटिफाई लिसनर्स के बाद, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा API सर्विस डॉट ऐड नोट, और उसे हमने नोट पास कर दिया। तो ऐसा मैंने क्यों करा, मैंने API सर्विस डॉट ऐड नोट को नोटिफाई लिसनर्स के बाद क्यों कॉल करा। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि नोट्स डॉट ऐड, यानी कि मेरा नोट्स एक बार उसके अंदर ऐड हो गया तो मैं वो चेंजेस UI को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि एज सून एज मेरे नोट्स वाली लिस्ट के अंदर मेरा नोट ऐड हो गया, लिसनर नोटिफाई हो जाने चाहिए ताकि मेरा UI अपडेट हो जाए। उसके बाद ये तो एक बैकग्राउंड टास्क है एक तरह से, क्योंकि API के अंदर ऐड डेटा थोड़ी देर बाद होगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि उससे मेरे UI में भी डिले आए। तो इस वजह से मैंने नोटिफाई लिसनर्स के बाद उसे कॉल करा, ठीक है। तो ऐड नोट API सर्विस डॉट ऐड नोट, और नोट ऐड होते ही मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्चुअली में ये सब वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना डीबग कंसोल ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब देखते हैं हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है या फिर नहीं। तो मैंने करा ऐड माई न्यू नोट, दिस इज द कंटेंट, सेव करा, ये सेव हो गया यहाँ पे, और ये आ गया हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो मेरी API से मेरे पे रिस्पॉन्स आ गया कि मैसेज न्यू नोट क्रिएटेड, और उसकी हमने ID यहाँ पे दे दी। अब जैसे हमने ऐड का फंक्शन बनाया ऐसे ही हम डिलीट का बना सकते हैं। तो इस पूरे को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ लिखते हैं डिलीट नोट। अब मेरे को इसके अंदर क्या क्या चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे बस ये डिलीट लिखना है, यहाँ पे /ऐड की जगह /delete पे मैं भेज रहा हूँ अब रिक्वेस्ट, और ये नोट तो मेरा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। नोट को बस toMap मैंने करके फिर से उसे वहाँ पे भेज दिया है, जबकि मेरे को पूरा नोट भेजने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो हमने राउट्स बनाए थे नोट के, उसके अंदर ऐड के अंदर तो मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन डिलीट करते टाइम मेरे को सिर्फ ID चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अगर तुम पूरा नोट भेज दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें से ID उठा के उसे डिलीट कर देगा, ठीक है। तो पूरा नोट मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। डिलीट नोट डॉट टूमैप करके मैं इस /delete पे उसे भेज रहा हूँ, और फिर जो भी मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे मैं लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो अब चलते हैं फिर से नोट्स प्रोवाइडर में। तो फिर से नोटिफाई लिसनर्स के बाद, यानी कि एक बार मेरा नोट डिलीट हो जाता है, मैं फिर से कॉल करूँगा अपनी API सर्विस को और कर दूंगा डिलीट नोट, ठीक है। अब देखते हैं हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है या फिर नहीं। अगर मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो वो मेरा डिलीट हो गया। ओके, तो एकदम से पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ हो गई थी,
तो मैं फिर से आ गया, तो हाँ अभी तक यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। मैंने अभी आपको बस रीलोड किया था तो इसलिए वो नोट यहाँ से गायब हो चुका है। तो फिर से एक नया नोट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, माय न्यू नोट। चलो इस बार कुछ और करते हैं क्योंकि हम पहले भी डेटा बेस में ऐड कर चुके हैं। तो माय सेकंड नोट लिख देता हूँ और कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने इसे करा सेव, तो सेव हो गया, मेरे पास API से मैसेज भी आ गया, ठीक है, वहाँ से रिस्पॉन्स मेरे पे आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, डिलीट के टाइम पे मैंने अपने इस प्रोवाइडर में यहाँ पे इसे कर रखा है कॉल, ठीक है, डिलीट नोट वाले फंक्शन को मैंने अपडेट के अंदर डिलीट वाला फंक्शन कॉल कर रखा है। तो इसे यहाँ पे रखना है हमें, ना कि अपडेट में। तो जैसे ही हमारा नोट एक बार नोट्स वाली लिस्ट में से रिमूव हो गया, हमने लिसनर्स को नोटिफाई कर दिया उस चेंज के बारे में, ठीक है, ताकि अगर टाइम लगता है तो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, UI हमारा इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने API सर्विस को कॉल करा और उसका डिलीट नोट फंक्शन कॉल करा। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको करूँगा लॉन्ग प्रेस, तो देखो UI मेरा अपडेट हो गया और यहाँ पे लिखा आ गया नोट डिलीटेड, और साथ के साथ मुझे एक ID भी मिल गई उसकी। अब बचता है हमारा क्या, अब बचता है हमारा अपडेट नोट। तो अपडेट नोट, ऐड नोट एकदम सेम बात है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो सेम टू सेम तुम ऐड नोट वाला फंक्शन यहाँ पे कर सकते हो कॉल, ठीक है। अब मैं इसे अगर करूँगा रीलोड तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल खाली है। तो मैं करूँगा नया नोट ऐड, माय फर्स्ट नोट, दिस इज दी कंटेंट, ये करा ऐड। तो देखो यहाँ पे मेरी API से भी रिस्पॉन्स आ गया कि वो नोट ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इसे अपडेट कर दूं, मान लो मैं इसके अंदर गया, मैंने इस फर्स्ट की जगह यहाँ पे कर दिया सेकंड और फिर से इसे सेव कर दिया, तो अभी भी फिर से लिखा है न्यू नोट क्रिएटेड, यानी कि वो न्यू एक्चुअली में बना नहीं है, वो तो हमने मैसेज वो प्रिंट करा रखा है कि न्यू नोट क्रिएटेड, लेकिन एक्चुअली में उसने क्या किया होगा, उसने पुराना नोट डिलीट करा और फिर ये नया वाला ऐड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अपडेट तब भी वो हो गया। तो अब अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो देखो माई सेकंड नोट, तो अभी भी सब कुछ ऐड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर रीलोड कर रहा हूँ तो मेरा डेटा गायब हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐड अपडेट डिलीट सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में डेटा हमने एक बार भी फैच नहीं किया। तो अब करते हैं डेटा को फैच। तो इस API सर्विसेज में ही मैं करूँगा अपना डेटा सारा का सारा फैच। तो ऐड हो गया, डिलीट हो गया। अब एक बनाते हैं स्टैटिक फ्यूचर ऑफ लिस्ट ऑफ नोट, ठीक है, यानी कि एक फ्यूचर फंक्शन है जिसको हमें अवेट करना पड़ेगा। और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है लिस्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। तो फैच नोट्स यहाँ पे दूंगा मैं इसे एसिंक, और इस फैच नोट्स के अंदर मेरे को देनी पड़ेगी अपने यूज़र की ID, ठीक है। तो स्ट्रिंग यूज़र ID। सबसे पहले तो जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो सब तो सेम रहने वाली है, यानी कि इतना पार्ट तो हमारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बस यहाँ बॉडी में अभी कुछ और आने वाला है, यानी कि हमें जो डेटा भेजना है, अब वो नोट नहीं भेजना है, हमें भेजनी है एक यूज़र ID जो कि हमारी यूज़र ID, ठीक है। सिर्फ इतना हमें करना है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो स्लैश डिलीट है, अब इसकी जगह मैं जा सकता हूँ स्लैश लिस्ट पे, ठीक है, यानी कि जो भी मेरे नोट्स हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो अब मेरे को वेरिएबल डिकोडेड के अंदर डिकोडेड रिस्पॉन्स की बॉडी मिल गई है मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, इस डिकोडेड को लॉग कर दूंगा, ठीक है। फिर से मतलब हम बेसिकली सब कुछ एकदम सेम टू सेम कर रहे हैं। तो डिकोडेड डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे करूँगा, और अभी के लिए मैं खाली लिस्ट कर दूंगा रिटर्न, ताकि मेरे फंक्शन में एरर ना है, ठीक है। अभी के लिए एम्प्टी है। हम एक बार लॉग देख लेते हैं कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है, देखते हैं एक्चुअली में आ क्या रहा है। तो इस फैच नोट्स को अब मैं कॉल कर सकता हूँ अपने नोट्स प्रोवाइडर में से। तो एक नया फंक्शन बनाते हैं, void fetch notes, इसे करूँगा मैं async और यहाँ पे लिखूँगा await API सर्विस डॉट फैच नोट्स। इसे यूज़र ID दे दूंगा अपनी यूज़र ID, यानी कि रोहित सेमरीवाल, क्योंकि मैं इसी यूज़र ID पे अपने नोट्स ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पे ऐड न्यू नोट में, तो देखो रोहित सेमरीवाल। अब जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे तुम्हारी ऑथेंटिकेशन वाली ID आएगी, ठीक है। जो भी तुम्हारी फायरबेस की ID होगी, या फिर तुम कुछ और यूज़ कर रहे हो तो ईमेल ID, यूज़र ID, यूज़र नेम, ठीक है, जो भी तुम यूज़ करना चाहते हो वो सब यहाँ पे आएगा। मैं इसे ऐसी स्टैटिक रख रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। और मैं टाइम इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम फायरबेस ऑथेंटिकेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरी चैट ऐप वाली सीरीज़ देख लेना। तो ये यूज़र ID सेम रखनी है क्योंकि मेरे को इसी यूज़र के लिए नोट्स को फैच करना है। तो मैं अपने इस नोट्स प्रोवाइडर में यहाँ पे मैंने यही सेम ID डाल दी, ठीक है। तो API सर्विस डॉट फैच नोट्स,
और इसे स्टोर कर लूँगा मैं एक लिस्ट ऑफ नोट में। इसका मैं नाम दूंगा फैच नोट्स। ठीक है, जो भी हमारे नोट्स फैच होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस फैच नोट्स के अंदर मैंने लगा रखा है एक लॉग। देखते हैं तो एक्चुअली में हमें डेटा मिलता क्या है। तो डेटा हमें वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इस फैच नोट्स को कहीं पे भी कॉल नहीं किया है। तो इस फैच नोट्स फंक्शन को कर लेते हैं कॉल अपने इस नोट्स प्रोवाइडर के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। तो ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैं उस फैच नोट्स को कर दूंगा कॉल, यानी कि एज सुन एज, यानी कि जैसे ही मैं इस नोट्स प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बनाऊंगा तो मेरा फैच नोट्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और मेरे को एक लॉग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं उस लॉग के अंदर क्या आता है। इसे करते हैं रीलोड। तो ये देखो उस लॉग के अंदर क्या आया, उस लॉग के अंदर मेरा डेटा आया, यानी कि एक लिस्ट आई, एक लिस्ट ऑफ मैप्स। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट पे चलाऊंगा एक फॉर लूप और एक एक करके हर एक मैप को उठा के बनाता रहूँगा मैं अपने नोट का मॉडल। ठीक है, बस इतना सा हमें करना है और कुछ नहीं करना है। तो API सर्विस में जाऊँगा और इस डिकोडेड पे मैं चलाऊँगा एक फॉर लूप, यानी कि फॉर वेरिएबल नोट मैप इन डिकोडेड। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर लूप। यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ नोट जिसका नाम होगा नोट्स। अब मैं क्या करूँगा, एक नया नोट का इंस्टेंस बनाऊंगा। तो नोट न्यू नोट नोट डॉट फ्रॉम मैप। ठीक है, अब हम नोट को मैप से बना रहे हैं तो ये नोट मैप यहाँ पे डाल देना। तो हमारा नोट एक बार बन गया। अब इस नोट को, न्यू नोट को इस नोट्स वाली एरे में ऐड कर देना। तो नोट्स डॉट ऐड न्यू नोट। और जैसे ही हमारा फॉर लूप का एंड होता है, ठीक है, जैसे हमारे मतलब सारे आइटम्स जो है ऐड हो जाते हैं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से नोट्स। ठीक है, ये बन गया हमारा फैच नोट्स वाला फंक्शन भी। अब मैं सिंपली नोट्स प्रोवाइडर के अंदर ये चीज़ यहाँ से हटा के मैं सीधे नोट्स लिख सकता हूँ। ये नोट्स कौन से हैं, ये जो मेरे ऊपर ये वाले नोट्स हैं, ये वही हैं सेम टू सेम। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे नोटिफाई लिसनर्स, यानी कि जैसे ही मेरे नोट्स फैच हो जाते हैं वो लिसनर्स को नोटिफाई कर देगा और मेरा UI जो है अपडेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक्चुअली में ऐसा कुछ होता भी है या फिर नहीं। तो करते हैं इसे रीलोड। तो ये देखो मेरे जो पुराने नोट्स सेव्ड थे वो यहाँ पे वापस आ गए। अब अगर मैं इसे करूँगा डिलीट, मान लो मैंने इसे होल्ड करा, कर दिया डिलीट, तो देखो नोट डिलीटेड, यानी कि मेरी API से, मेरे MongoDB डेटाबेस से भी वो चीज़ डिलीट हो गई। अगर मैं इसे भी करूँ डिलीट तो ये देखो एक और मैसेज आ गया, यानी कि वो भी मेरा डिलीट हो चुका है। अगर मैं अब आपको करूँगा रीलोड तो देखो अभी भी नो नोट्स येट, क्योंकि अभी भी मेरे पास कोई नोट नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जो फैच नोट्स के अंदर जो थोड़ी बहुत देर लगेगी, क्योंकि नोट्स फैच करने में ऑफकोर्स थोड़ा तो टाइम लगेगा ही अगर मैं API से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इतनी देर तक कुछ लोडिंग दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ लोडिंग स्क्रीन मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे एक बूलियन ले लूँगा इज़ लोडिंग नाम से। उसे मैं अभी के लिए कर रहा हूँ ट्रू, फॉल्स नहीं, उसे हम करेंगे ट्रू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारी ऐप लॉन्च होगी तो उस टाइम पे वो लोडिंग ट्रू ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो इस लोडिंग को कर दूंगा ट्रू। एक बार मेरा नोट फैच हो जाते हैं, ये सारे मेरे नोट्स फैच हो गए, इसके बाद मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा इस लोडिंग को फॉल्स। अब इस लोडिंग के बेसिस पे मैं अपने UI को कर सकता हूँ अपडेट। तो मैं होम पेज पे जाके अपने इस पूरे सेफ एरिया को ही, ठीक है, रैप कर दूंगा प्रोवाइडर में। ठीक है, तो नोट्स प्रोवाइडर डॉट इज लोडिंग इक्वल फॉल्स। ठीक है, यानी कि अगर मेरे इज लोडिंग फॉल्स है तो मेरा ये सेफ एरिया दिखेगा। अगर वो फॉल्स नहीं है, यानी कि मेरी ऐप अभी लोड हो रही है, तो उस केस में मैं यहाँ पे दिखा दूंगा एक सेंटर, जिसके चाइल्ड में होगा मेरा एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, देखो सेंटर में मेरा एक लोडर आ गया। अब अगर मैं करूं ऐप को रीलोड तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो मेरी ऐप लोड हो रही है, उसके बाद लिखा आ गया नो नोट्स येट। ठीक है, यानी कि उसने API को कनेक्शन भेजा, यानी कि API को हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद जो भी होना था वो सब हुआ। ठीक है, तो यानी कि पहले ऐप लोड होगी, उसके बाद ही कुछ होगा।
अब अगर मैं नया नोट ऐड करता हूँ, ये मैंने करा न्यू नोट, दिस इज द कंटेंट, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं करूँगा ऐप को रीलोड, तो ये देखो ऐप मेरी लोड हो रही है, और जैसे ही मेरे को उधर से डेटा मिल जाएगा यानी कि रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो मेरा यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है। तो अब बाकी के फंक्शंस भी चेक कर लेते हैं अपने। एक और नोट बना लेते हैं, सेकंड नोट, कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डाल देते हैं। ये डाल दिया तो ये आ गया, तो वो चीज़ हमारी एपीआई में भी ऐड हो गई, मैसेज यहाँ पे आ चुका है। तो अब करते हैं इनमें से किसी को अपडेट। मान लो मैं इस न्यू नोट को अपडेट करता हूँ, न्यू रीनेम लिख देता हूँ, इसे मैंने करा सेव, तो देखो यहाँ पे फिर से मैसेज आ गया। अगर मैं अभी भी रीलोड करूँगा तो मेरे डेटाबेस से डेटा फैच होगा, देखते हैं वहाँ पे वो अपडेटेड है या नहीं। तो देखो न्यू रीनेम वहाँ पे है, लेकिन अब ये चीज़ उस साइड आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उसकी डेट अपडेट हो गई, राइट? क्योंकि उसकी जो डेट थी अब वो अपडेट हो चुकी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जो न्यूएस्ट रिमाइंडर्स है, यानी कि जो भी मैंने अभी लेटेस्ट अपडेट किया है या फिर लेटेस्ट ऐड किया है, वो चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए, ना कि बाद में। मान लो मैं एक नया नोट ऐड करूँ यहाँ पे, एक थर्ड नोट, ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ, तो वो चीज़ एंड में आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ सबसे पहले आए। तो इसके लिए तुम अपने नोट्स प्रोवाइडर के अंदर ही एक फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि सॉर्ट नोट्स, ठीक है। इस सॉर्ट नोट से तुम्हारे जो नोट्स वाली एरे है उसे हम सॉर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, नोट्स डॉट सॉर्ट, मैं नोट्स को सॉर्ट कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ पे देंगे हम एक फंक्शन जो लेगा ए और बी, ठीक है। ए और बी से क्या मतलब? ए और बी से मतलब इस नोट्स के दो एलिमेंट से मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम ए और बी लिखोगे तो ही ये वर्क करेगा, तुम फर्स्ट सेकंड, ठीक है, राम शाम, जो मर्जी जो तुम यहाँ पे लिखना चाहो वो तुम लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ए और बी से ही वो वर्क करेगा। इसका बेसिकली मतलब है इस एरे के अंदर दो एलिमेंट्स उठाना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा एक कंपैरिजन इन दो एलिमेंट्स के बीच में। मैं करूँगा थोड़ा सा एक कंपैरिजन। वो कंपैरिजन किस चीज़ का होगा? इनकी डेट्स का। तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट डेट एडिड, ठीक है, इनकी मैं डेट एडिड उठा के उसे कंपेयर करूँगा बी डॉट डेट एडिड से, ठीक है। ऑफकोर्स ये नल हो सकता है, तो नल चेक यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो मैं ए की डेट को बी की डेट से कर रहा हूँ कंपेयर, तो उससे क्या होगा, मेरा जो नोट्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे डेट के अकॉर्डिंग। देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मान लो मैंने ऐड नोट किया, उसके बाद मैं कर दूंगा सॉर्ट नोट्स, ठीक है, यानी कि नया नोट ऐड होते ही ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट हो जाना चाहिए। सेम चीज़ अपडेट पे भी, अपडेट होते ही मैं कर दूंगा सॉर्ट नोट्स। नोटिफाई लिसनर से पहले करना, ये सब याद रखना, नहीं तो तुम सॉर्ट बाद में करोगे, अब यूआई पहले ही अपडेट हो जाएगा तो तुम्हें चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो सॉर्ट नोट्स, यहाँ पे भी नोटिफाई लिसनर से पहले सॉर्ट नोट्स। और सेम फैच नोट्स में भी एक बार तुमने नोट्स फैच करे तो उन्हें सॉर्ट करना पहले, उसके बाद फिर इज लोडिंग को फॉल्स और फिर नोटिफाई लिसनर्स। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये थर्ड नोट सबसे ऊपर आना चाहिए, देखते हैं ऐसा होता है या फिर नहीं। तो अभी भी मेरा लेआउट सेम टू सेम है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो डेट कंपेयर हुई, लेकिन वो तब भी उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई, यानी कि जो भी हमारी ग्रेटेस्ट डेट थी, यानी कि जो सबसे क्लोज है आज के, यानी कि डेट टाइम डॉट नाउ के सबसे क्लोज, तो वो सबसे एंड में आया, और जो सबसे छोटी डेट थी वो सबसे पहले है। तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, ए की जगह बी से उसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बी और ए यहाँ पे, यानी कि हमने उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि अब मैं बी की डेट को ए की डेट से कंपेयर कर रहा हूँ। तो फिर से करते हैं इसे रीलोड, ठीक है। थर्ड नोट सबसे ऊपर, न्यू रीनेम उसके बाद, सेकंड नोट उसके बाद। तो सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है अभी के लिए, तो ठीक है, ऐड डिलीट वगैरह सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है। लेकिन अभी के लिए बस एक छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत क्या है? छोटी सी दिक्कत ये है कि अपडेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे वर्क नहीं कर रहा है। मान लो मैं इस थर्ड नोट को अपडेट करूँ, तो अपडेट करने के बाद ये थर्ड नोट सबसे ऊपर आना चाहिए, राइट, सबसे पहले आना चाहिए। अगर मैं थर्ड नोट कर रहा हूँ अपडेट, मान लो मैं थर्ड नोट की जगह अपडेटेड लिख दूँ और सेव कर रहा हूँ, तो अभी तो वो वहीं का वहीं है। लेकिन जब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो देखना क्या होगा। तो रीलोड करने के बाद वो सबसे ऊपर आ जाता है, यानी कि जब MongoDB से डेटा फैच होता है तो वो सबसे ऊपर आ रहा है।
लेकिन नॉर्मली जब मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ तो यूआई के अंदर वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जब यहाँ पे इस ऐड न्यू नोट वाले पेज में उसे अपडेट कर रहे हैं तो हम टाइटल और कंटेंट तो अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हम डेट एडिड यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। तो विजेट डॉट नोट डेट एडिड को मैं इक्वल कर दूंगा डेट टाइम डॉट नाउ के। ठीक है, सिंपली इतना हमें करना था क्योंकि हम ये चीज़ अपडेट ही नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो चीज़ अपडेट हो भी नहीं रही थी। अब अगर मैं इस रीनेम वाले नोट को अपडेट करूं तो ये सबसे ऊपर आना चाहिए। तो मैं करता हूं इसे अपडेट, तो न्यू रीनेम लिख देता हूं। ये मैंने इसे करा सेव, तो देखो न्यू रीनेम अब सबसे ऊपर आएगा। अब अगर मैं अपडेटेड को अपडेट कर दूं, अपडेटेड अगेन लिख के, तो वो सबसे पहले आ जाएगा और न्यू रीनेम उसके बाद, फिर सेकेंड नोट उसके बाद। हमारी एपीआई सर्विस फाइल में हमारा ऐड का फंक्शन है, डिलीट का फंक्शन है और फैच नोट्स का फंक्शन है। तो कुछ इस तरह से हम एक एपीआई को बनाते हैं और फिर उसे अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं अलग अलग डेटा को फैच करने के लिए, अलग अलग डेटा को सेव कराने के लिए, अपडेट जो भी तुम्हारा सब कुछ होता है। तो प्रोसेस कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इस ऐप का गोल यही था बेसिकली, वो प्रोसेस बताना कि Node.js के अंदर कैसे एक बैकएंड बनता है, उसे हम कैसे एक जगह पे उसे होस्ट कराते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो सिट करता है, आराम से बैठता है, चिल करता है और वो हमारे डेटाबेस से बातचीत करता है। तो हमारी ऐप डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन में नहीं होती है, लेकिन हमारी जो एपीआई होती है वो दोनों चीज़ों से कनेक्शन में होती है, यानी कि हमारी ऐप के साथ भी और हमारे डेटाबेस के साथ भी। तो वो उन दोनों के बीच में एक तरह से ट्रांसलेटर बनता है और इधर का डेटा उधर, उधर का डेटा इधर करता है। तो अगली वीडियो में थोड़ी सी फाइनलाइजिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यूआई को और अच्छा बनाने की ट्राई करेंगे जहाँ पे हम उसे बना सकते हैं, और इसके अंदर सर्च इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि ऊपर एक सर्च बार लगा देंगे जहाँ से हम सर्च कर पाएंगे। ये सर्च क्लाइंट साइड होगी, ठीक है, यानी कि जो मेरी ये नोट्स वाली लिस्ट है इसके अंदर अप्लाई होगी, ना कि सीधे क्लाउड से। ठीक है, वो चीज़ थोड़ी सी परफॉर्मेंस में भी इशूज़ देगी अभी के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।